सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जहां पे आपका एजीएम हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्टेड हो गए, ओके, तो उस दिन से लेके 30 डेज के अंदर अंदर आपको have to submit the financial statement to the ROC. Okay, लास्ट लाइन पढ़ो और उसको अंडरलाइन करो. They have also given the format XBRL, Extensible Business Reporting Language. कौन से फॉर्मेट में देना है? Extensible Business Reporting Language. Okay, moving forward. कौन सी कंपनीज को XBRL फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा? तो ये सारी हैं लिस्टेड कंपनीज, उनकी सब्सिडरीज, कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, and the companies which are required to prepare their financial statement with Ind AS. Okay. उनको कंपल्सरी XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है. हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं डेटा उसी में से लिया जाता है. हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाया, कैश फ्लो बनाया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाया, है ना. ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वही बनाने हैं, पर जब हम ROC को भेजेंगे तब उसका फॉर्मेट कौन सा होगा? XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. ओके, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है which we are not as of now considering. Provided further that NBFC, HFC and companies engaged in the business of banking and insurance are exempted. मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, उनको XBRL एप्लीकेबल नहीं है. क्या एप्लीकेबल नहीं है? तो उनको XBRL फॉर्मेट में सबमिट करना जरूरी नहीं है. Okay. The companies which have filed their financial statement under subsection 1 and erstwhile rules shall continue to file their financial statement though they may not fall under the class of companies. मतलब 2013 में ये वाले प्रोविजन बनाए गए. 2013 से पहले कुछ और प्रोविजंस थे और उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप XBRL में रिपोर्टिंग करते थे. लाइक according to the Act of 1956, you are filing your financial statement in XBRL format. तो अब 2013 में आप उन क्लास ऑफ कंपनी में बिलोंग नहीं करते हो, मतलब आपका कंपनी लिस्टेड भी नहीं है, आप किसी लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं हो. ओके, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आपका कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आपको इंड एस एप्लीकेबल नहीं है. इनमें से किसी भी क्लास में आप फॉल नहीं होते हो, फिर भी आप पहले XBRL करते थे तो अभी भी आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा. Even though in the 2013 Act you do not fall into that classes of companies. Okay. We have to continue. अभी AGM हो गया पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट नहीं किया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड. तो जिस दिन AGM हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर सबमिट करो. उसको रजिस्ट्रार बोलेगा ये प्रोविजनल है जब तक आप फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देते आफ्टर अडॉप्शन. ओके, चलो AGM के बाद अडजर्न्ड AGM हुआ, वहां पे फाइनल हो गया, तो फिर से अडजर्न्ड AGM के बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये करना पड़ेगा विद सच एडिशनल फीस. ROC के पास जाओगे तो पैसे लेके ही जाने का हमेशा. 1% कंपनी को किस तरह से एप्लीकेबल है?
ड्यूली अडॉप्टेड बाय इट्स मेंबर, अभी एक ही मेंबर है तो वो जो भी फाइनल करेगा, which are required to be attached within 180 days from closure of the financial year, mostly 30th September. I'm not saying this date only, 180 days from the close of financial year. Okay. Companies having subsidiaries. A company shall, along with its financial statements to be filed, also attach accounts of subsidiary which have been incorporated outside India and which have not established their place of business in India. Provided also that in case of a subsidiary which has been incorporated outside India, ये foreign subsidiary है और उनको ऑडिट की जरूरत नहीं है तो वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, बट अगर उसका लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश है तो आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। सिंपल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये लैंग्वेज का मैटर था, ऑडिट अनऑडिटेड का मैटर था। ये भी वही का वही लिखा हुआ है, बस में क्या लिखा हुआ है कि इसका फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होना चाहिए सो फार एज पॉसिबल। अगर नहीं है तो कहां पे डेविएशन है और वो डेविएशन क्यों है? अगेन दिस पॉइंट आल्सो डिस्कस्ड अर्लियर। वंदना लिमिटेड बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में है, लिखने का तरीका ऐसा है। Has many subsidiaries in India and outside India. It also had associates and joint ventures. For the purpose of finalization of CFS of the company for the year ended, the company's management requested its foreign subsidiary based out of Italy to provide its standalone financial statements. The Italian subsidiary company prepares its financial statement in the local language, and the same is provided to Indian parent unaudited, because वहाँ पे audit की जरूरत नहीं है। How it should be dealt with? Unaudited होगा तो चलेगा, बट कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा? इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं है तो कहाँ पे डेविएशन है वो देना पड़ेगा। सिंपल है। Vanna Limited would have to get the standalone financial statement translated in Indian and also get those aligned as per the accounting policies for the purpose of consolidation. अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंज है तो आपको उसको अलाइन करना पड़ेगा, वो लोग आपको भेजेंगे, उसके बाद आपको अलाइन करना पड़ेगा। ओके, वहां पे ऑडिट की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड along with a translated copy of financial statement in English. उसके बाद उसका फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 होना चाहिए so far as practicable, and if it is not possible then reasons for deviation may be placed or filed along with such documents. ये हमने फ्लो चार्ट का एक साइड पढ़ा, अभी दूसरा साइड। AGM is not held तो जिस दिन AGM होना चाहिए था, लास्ट डेट on which the AGM should have been held, normally 6 months from the end of financial year, ऐसा प्रोविजन है। ओके, तो उस दिन से लेके 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ROC को देना पड़ेगा। You will have to give these financial statement to ROC with such fees or additional fees as may be prescribed. अगर इनमें से किसी भी प्रोविजंस को फॉलो करने के आपने breach of law, you did not follow the provisions, then 1000 per day of default, but not more than 10 lakhs, maximum 10 lakh। ये किसका पेनल्टी है? कंपनी के लिए। ओके, चलो पर्सन्स के लिए कितना पेनल्टी है?
MD and CFO, if any, and in the absence of MD, in the absence of the MD and Chief Financial Officer, any other director who is charged by the board, okay, MD and CFO होगा तो उनको, अगर ये नहीं है तो जो भी डायरेक्टर अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको up to 6 months of imprisonment, not less than 1 lakh but not more than 5 lakh का पेनल्टी, और बोथ। वही चीज आपको टेबल में लिख के दिया हुआ, कंपनी के लिए ये है, ऑफिसर्स के लिए ये। AGM नहीं हुआ, what remedy is available with the company regarding compliance of provision of section 137? Okay. In the present case, though AGM was not held, it ought to be held by 30th September. मैंने बोला था 6 months from the end of financial year, है ना, वो प्रोविजन है। तो आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करने थे, they should be duly signed and along with the fact and reasons for not holding the AGM. आपने क्यों AGM नहीं रखा वो सारे रीजन बता के आपको लास्ट डे, दैट इज 30th सितंबर से 30 डेज, मतलब हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं 30th अक्टूबर तक आपको ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AGM क्यों नहीं किया उसके रीजन और उसके साथ फीस दक्षिणा देना जरूरी है। Will it make any difference in the case the annual accounts were duly laid on 27th September but the same were not adopted by the shareholders? क्या करेंगे? उस मीटिंग में नहीं हुआ तो भी आपको उस मीटिंग से लेके 30 डेज के अंदर अंदर तो देना ही पड़ेगा। इसको आरओसी क्या बोलेगा? ये प्रोविजनल है। समझो कि जो एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग है वो 4 अक्टूबर को हुआ, फॉर एग्जाम्पल, इधर फाइनल हो गया तो यहां से लेके 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कुछ कंडीशंस ब्रीच हो गई है। लास्ट आपके एनुअल जनरल मीटिंग को 30th सितंबर तक हो जाना चाहिए। हम कब करें? 27th सितंबर को, और वहां पे कुछ चीजें बाकी रह गई या कुछ काम हम खत्म नहीं कर पाए तो 4 अक्टूबर को हमने फिर से अर्जेंट एजीएम रखा। तो ये इस वाली एजीएम का कंटिन्यूड फॉर्म माना जाएगा, मतलब ये कोई नया एजीएम नहीं है। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ एजीएम ऑफ 27th सितंबर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 27 सितंबर को जो एजीएम हुआ वो ड्यू डेट से पहले हो चुका है। इट इज डन बिफोर ड्यू डेट, मतलब जो एजीएम का सेक्शन था 96 वो तो फुलफिल हो ही चुका है। अब खाली बात किसकी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो पहले 27 सितंबर से लेके 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा, जिसको आरओसी कहेगा प्रोविजनल। जिस दिन फाइनल हुआ वापस उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा। दैट वुड बी फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अडॉप्शन के बाद फिर से करना पड़ेगा। लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर, इंटरनल ऑडिट। तो कौन सी कंपनीज को ये एप्लीकेबल है और उनको कंपल्सरी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। बट इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सीए ही होना चाहिए, नॉर्मली होता वही है पर ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशनल जिसको बोर्ड सही समझता है। मतलब इंटरनल ऑडिट करने के लिए सीए होना जरूरी नहीं है। आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट
of such other professional as may be decided by the board. Okay, central government will prescribe to whom and at what intervals internal audit is applicable. तो कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, which may be either an individual or a partnership firm, we know, है ना, और a body corporate. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म. किसको जरूरत है इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की? एवरी लिस्टेड कंपनी. नंबर 2, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग कैपिटल और 50 करोड़ और मोर, उनका शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो, या तो टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है तो, बी वेरी मच केयरफुल, आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर, इधर एक वर्ड या एक सेंटेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इसको समझाता हूँ डिटेल में. और इधर भी वापस आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ 25 करोड़ और मोर. How it is to be interpreted, इसको कैसे समझना है? Say for example, मैंने किसी बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये लोन के बारे में है, यहाँ पे डिपॉजिट्स नहीं आएंगे. पब्लिक डिपॉजिट भी एक तरह का लायबिलिटी है, और वो पॉइंट सी में नहीं आएगा. पॉइंट सी में क्या है? लोन फ्रॉम अ बैंक और अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. आई हैव टेकन अ लोन ऑफ 130 करोड़. ये मैंने लोन लिया है, ये नहीं देखना है. मैंने इसमें से यूज कितना किया है वो देखना है. व्हाट इज एक्चुअली यूज्ड. अगर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, let's say in the year 1920, even though I had the eligibility to use 130 crore, I used only 90 crore, और वो कभी भी 100 करोड़ टच हुआ ही नहीं. मैंने पूरा साल 90 करोड़, 85 करोड़, 95 करोड़, 97, 92, लेस देन 100 करोड़ ही यूज किया है. तो मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 100 करोड़ तक गया ही नहीं. लोन लेना एक अलग बात है, उसको यूज करना एक अलग बात है. मैंने बैंक से लोन सैंक्शन करवा दिया कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, तो मैंने 5 लाख में से सिर्फ 10,000 ही यूज किया है, तो 10,000 आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा. Whatever I use, that is considered as outstanding. ओके, तो मुझे मैंने कितना लोन लिया है वो नहीं देखना है, कितना यूज किया है वो देखना है. चलो ऐसा हुआ कि 365 दिन में से सिर्फ 2 दिन ऐसे थे, 2 दिन क्या, 1 दिन ऐसा था जिस दिन मैं 100 करोड़ टच हो गया. एक दिन के लिए भी अगर 100 करोड़ टच हो गया ना, मतलब आपको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा कंपल्सरी. मतलब ये जरूरी भी नहीं है कि कंटिन्यूअस 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए. एक दिन भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 100 करोड़ या उससे ऊपर गया, इक्वल हो गया तो भी चलेगा ना. Okay, then in that case you are required to go for internal audit. वैसा सेम केस डिपॉजिट्स में है. आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया, बट उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर 25 करोड़ से कम है तो इंटरनल ऑडिट की जरूरत नहीं है. तो लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ प्रोविजंस थे, अनलिस्टेड में 4 बताई. जिसका कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ से ज्यादा हो, या डिपॉजिट्स का यूज 25 करोड़ से ज्यादा हो. इसमें से एक भी सेटिस्फाई हो गया, इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या किसी अदर प्रोफेशनल को अपॉइंट करना पड़ेगा. प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या प्रोविजंस है? अगर किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टर्नओवर ये हो गया, या उसका आउटस्टैंडिंग
लोन और बोरिंग्स फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए सिर्फ 2 लिमिट है। इसको शेयर कैपिटल वाला लिमिट एप्लीकेबल नहीं है और पब्लिक डिपॉजिट तो एज सच एक्सेप्ट करना ही अलाउड नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो पब्लिक के पास से डिपॉजिट नहीं ले सकता। They have to appoint any professional as an internal auditor. Okay, and the audit committee और द बोर्ड, जहाँ पे ऑडिट कमेटी होगा तो वो करेगा, ऑडिट कमेटी नहीं होगा तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल ऑडिटर, साथ में बैठ के मीटिंग करेंगे और आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, आप कैसे फंक्शन करोगे, आपका पीरियडिसिटी क्या होगा और किस मेथड से आप इंटरनल ऑडिट करने वाले हो, ये सारा डिस्कस किया जाता है, जिसको बोला जाता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या कहा जाता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, है ना। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे जिसमें ये सारी चीजें लिखी होगी कि आपका काम क्या है ना, आप कौन से पीरियड पे यहाँ पे मतलब कितने इंटरवल पे यहाँ पे ऑडिट करने आओगे, आपका मेथड ऑफ ऑडिट क्या होगा, आपकी फीस कितनी होगी, उसके अलावा आपको क्या बेनिफिट दिए जाएंगे, ये सब लिखा होगा। एवरीथिंग विल बी रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोला जाता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, ये सारा चार्ट आगे जो पड़ा है वही लिखा हुआ है। ये प्रोविजन जिस दिन एप्लीकेबल हुए उस दिन जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी उनको इस रूल के एप्लीकेबल होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रोविजन फुलफिल करना पड़ेगा। पहले मे बी नहीं होगा इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन आपके लिए, नए एक्ट में हो गया, earlier you are not required to go for internal audit, now you are required to go for internal audit। तो जिस दिन आपका ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारी प्रोसीजर स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब किसी को अपॉइंट करना, उसके साथ स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड करना, ये सारी चीजें आपको 6 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट करनी पड़ेगी। कौन बन सकता है ऑलरेडी डिस्कस्ड, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जहां मैं बताऊं वहां पे मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉई, मतलब अगर कंपनी ने किसी सीए को एज एन एम्प्लॉई रखा हुआ है और वही एम्प्लॉई इंटरनल ऑडिट भी करता है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा नहीं जो होना चाहिए वो जरूरी भी नहीं है ना। ज्यादातर केस में कंपनी बाहर से ही किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता है, कंपनी के सीए को, मतलब जो कंपनी में इन हाउस कंपनी का सीए एम्प्लॉई है उसको नहीं बोलते, बट ऐसा जरूरी नहीं कि उसको नहीं बोल सकते। He may be asked to do internal audit. Okay, that person will give consultation along with the audit committee and board, and they will formulate the scope and functioning. Okay, let's see the case study. ये लिस्टेड कंपनी है, ज्यादा सोचने का नहीं आगे, आपको कभी कभार कंफ्यूजन करने के लिए टर्नओवर ये सब कुछ दिया होगा, बट कोई जरूरत नहीं है। The company is in the business of steel and head office is Karnataka. Company's operations spread across India. उन्होंने इसको अपॉइंट किया as an internal auditor. However, for the financial year 1920, the company is planning to have an in-house internal audit system. If the company does that, then it is planning not to continue with the partnership firm. चलेगा? Yes. The company being listed needs to have a firm of CA as an internal auditor. Hence, the company needs to just एक minute. The company being listed needs to have a firm of CA
एज इंटरनल ऑडिटर्स लिखा था ना, या सीए होना चाहिए या कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए या कोई भी अदर प्रोफेशन, and hence the company needs to continue with NN company or appoint some other firm. Point B क्या होगा? To have a firm as CA as internal auditor, company needs to continue with NN company LLP or may appoint some other consultant which may not be a firm. तो ये individual भी हो सकता है. The company being listed should not change its internal audit process. देखो should not बोला है, must not नहीं बोला है. Within a year and hence should continue with NN company if the internal audit function of the company is fine as per its size and operations, then it may decide not to continue with the. इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अलाउड है ना? इधर आपको चार्ट में लिखा हुआ था कि that person may or may not be an employee, मतलब एम्प्लॉय चाहे तो हो सकता है